स्टीरियो आइसोमर, ये टॉपिक अगर हमने नहीं समझा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये फंडामेंटल है पूरी ऑर्गेनिक में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज होता ही। और दूसरी चीज, ये बड़ा आसान टॉपिक है, बस हम इतने बड़े नाम से घबरा जाते हैं कि स्टीरियो आइसोमर क्या है। जैसे मैंने आपको बताया ही अपने प्रीवियस लेक्चर में, आइसोमर वर्ड जहां भी लिखा है दैट इज वेरी क्लियर कि आइसो का मतलब सेम और मर का मतलब यूनिट, यानी कि ये भी हमें बड़ा क्लियर हो गया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। और सबसे अच्छी बात ये भी है इसमें, आसान बात अगर हम बोले तो सबसे आसान क्या है, आइसोमर के आगे जो चीज लिखी है वो डिफरेंट है। तो यानी नाम पढ़ा स्टीरियो, और मुझे पता है स्टीरियो का मतलब होता है स्पेशियल, वो स्पेस कुछ भी हो सकता है, दैट इज 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। तो इसका मतलब है स्टीरियो आइसोमर में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट है, यानी कि जो अरेंजमेंट होगा एटम का वो डिफरेंट होगा 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशनल स्पेस में। तो अब यहां पे एक और चीज होती है, स्टीरियो आइसोमर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 2 पार्ट में डिवाइड वाई, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो उसमें एक पार्ट था हमारा कन्फर्मेशन। तो अब अगेन केमिस्ट्री बहुत आसान है, मैं हमेशा बोलता हूं क्यों टफ है, हम वर्ड्स के मीनिंग को कभी जानने की कोशिश नहीं करते। जैसे कन्फर्मेशन, तो कन्फर्म का मतलब होता है रोटेशन। अब अगर कन्फर्मेशनल आइसोमर लिख दिया मैंने आगे तो सेम ऐसे ही चलना है। कन्फर्मेशनल आइसोमर मतलब डिफरेंट कन्फर्मेशन, आइसोमर से तो क्लियर हो गया विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमर में रोटेशन डिफरेंट होगी। अब आप सोचो रोटेशन डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, डिफरेंट 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्पेशियल अरेंजमेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो समझो, अब एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्या, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। जैसे ये जो कंपाउंड है यहाँ सिंगल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ऐसे ही यहां समझो कि ये जो कंपाउंड है मिथाइल है और इधर हाइड्रोजन है और इधर ड्यूटीरियम, ऐसा करते हैं तीनों अलग अलग कर लेते हैं दैट विल, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये भी ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन और ये CH3। अब आप देखो ये एक अरेंजमेंट है स्पेस में, इसका आयुपेक नेम क्या होगा, सेम। ध्यान से सुनना इस बात को, आयुपेक नेम है इसका कुछ होगा, लेकिन अगर इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड इसे घुमा दूं कैसे, मतलब कि जैसे अभी ये ऐसे हैं, एक ही बॉन्ड बना रहा हूं, ये घूम गया ऐसे, ऐसे हो गया। तो जब ये घूम गया तो अरेंजमेंट अलग हो गया 2 डायमेंशनल स्पेस। सबसे पहली बात सुनना, किस वजह से हुआ, ये हुआ है ड्यू टू रोटेशन, और कनेक्टिविटी सेम है, ठीक है। रोटेशन हुआ, आयुपेक नेम सेम, और बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सी चीज है ये भी समझना है, कनेक्टिविटी भी क्या है, सेम। अब रोटेशन हुआ, कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो गया, और ये स्पेशियल अरेंजमेंट हर सिंगल डिग्री पे 0.1 0.001 एवरी स्मॉल डिग्री पे अरेंजमेंट बदल रहा है, यानी इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स है। इसीलिए कहा जाता है कि इसको जब रोटेट करेंगे तो इनफाइनाइट आइसोमर्स बनने वाले। लेकिन जो डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म है सबसे ज्यादा, वो डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म कौन सी है, तो यू कैन से दैट डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म इज कि अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर दूं, जैसे ही मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करूंगा इस वाले ग्रुप को CH3 को, तुरंत क्या हो जाएगा, देखो 60 डिग्री पे हम बोलेंगे कि हमारे पास CH3 यहां आ जाएगा। जो CH3 ऐसे था एक दूसरे के पीछे, अब वो बीच में आ जाएगा, और ड्यूटीरियम यहां पे आ जाएगा, और हाइड्रोजन अब नीचे आ जाएगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखें, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ड्यूटीरियम और CH3, और अगर आपकी आई यहां पे है और आप चीजों को ध्यान से देख रहे हैं तो ये आपको पता है, आप जिस तरफ से देख रहे हैं उस तरफ वाला कार्बन होता है सर्कल, और
जो उसके पीछे जो जिस तरफ से देख रहे हैं वो वाला कार्बन होता है डॉट, और उसके पीछे वाला कार्बन क्या होता है, सर्कल। तो अगर आप देखोगे, तो अगर आप इस तरफ से देख रहे हैं तो आपको नजर आएगा CH3, ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन। दिस इज CH3, दिस इज ड्यूटीरियम एंड दिस इज हाइड्रोजन। और जो पीछे वाला कार्बन है वो है सर्कल। ध्यान से सुनना, पीछे वाला कार्बन क्या है, सर्कल है। अगर वो सर्कल है तो वहां पे जो ग्रुप होगा उसके पीछे वो हमें ऐसे दिखेगा मिथाइल, इधर दिखेगा ड्यूटीरियम और इधर दिखेगा हाइड्रोजन। CH3 और ड्यूटीरियम के बीच में मिथाइल दिख रहा है, हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच में हाइड्रोजन दिख रहा है। तो बस यहां पे लिख दिया हमने CH3, इधर लिख दिया H और इधर लिख दिया D। तो ये एक डिफरेंस आ गया, लेकिन ये किसकी वजह से आया, रोटेशन। क्या आप बोल रहे हो या आप बता पा रहे हो कि ये जो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट आया, बोलो आप इस बात को समझ पा रहे हो कि यहां से यहां तक जो दो डिफरेंट अरेंजमेंट आया, ठीक है, वो डिफरेंट अरेंजमेंट सिर्फ रोटेशन से आया। आपको ऐसा लगता है क्या कि बॉन्ड टूटा है? बताओ, क्या ऐसा फील हो रहा है कि जब मैं यहां से यहां गया तो बॉन्ड टूटा है? नहीं। ठीक है, अब मेरा अगला एग्जांपल बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिर्फ सिस और ट्रांस वाली बात नहीं है कि उससे क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की बात है और ये भी आसान है। थोड़ा सा 2 मिनट का फोकस और चीजें हमें समझ आ जाएंगी। देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक कंपाउंड है CCH3H, CH3H। इसका आयुपेक नेम लिखो। तो आप इसका आयुपेक नेम लिख दोगे क्या कि इट्स आयुपेक नेम इज ब्यूटूइन। ठीक है, फिर मैं बोलता हूं कि मैं चेंज कर देता हूं, ऊपर H और नीचे CH3, ऊपर H और नीचे CH3। अब बताओ इसका आयुपेक नेम क्या है? तो हमने देखा इसका आयुपेक नेम भी ब्यूटूइन है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसका आयुपेक नेम भी ब्यूटूइन है। दोनों का आयुपेक नेम ब्यूटूइन है, लेकिन इससे बात समझ आ गई कि कनेक्टिविटी सेम है, यानी कि जो बॉन्ड जहां जिस पोजीशन पे लगा है वो सेम है, क्योंकि कनेक्टिविटी बदलते ही आयुपेक नेम बदल जाता है। क्लियर? और अगर कनेक्टिविटी सेम है तो कनेक्टिविटी मतलब सेकंड पोजीशन पे लगना है तो सेकंड पे, फर्स्ट पे लगना है तो फर्स्ट पे। तो कनेक्टिविटी अगर दोनों की सेम है तो यस वी कैन से इट इज स्टीरियो आइसोमर। यानी कि हमने स्टीरियो आइसोमर पहचानने का एक फॉर्मूला निकाल लिया है कि आयुपेक नेम नहीं बदलता कभी भी। ठीक है, फिर क्या बदलता है? लेकिन अब देखो, ये CH3 ऊपर है, H नीचे, ये H और ये CH3 नीचे। मैं बोलता हूं ये जो चेंज हुआ है एक बार थोड़ा सा सोचते हैं इस पे। ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जैसे बिना पढ़े भी बच्चे को ये पता होता है सिस और ट्रांस, सेम साइड अपोजिट साइड। बट ये सोचते हैं मैं इसको कैसे घुमाऊं। सोचो आप, इस ब्यूटूइन को, इस स्ट्रक्चर को कैसे घुमाऊं? कैसे मतलब, अगर आप इसको ऐसे देख रहे हैं तो इसको ऐसे घुमाऊं, ठीक है, मतलब वर्टिकली घुमाऊं, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अराउंड ऐसे घुमाऊं, समझ रहे हो, लाइक दिस, जैसे स्टाइलस घुमा, या मैं इसको ऐसे घुमाऊं, ऐसे मतलब जैसे इस तरीके से। अब आप बताओ इस स्ट्रक्चर को मैं कैसा घुमाऊं कि ये ऐसा हो जाए? क्या मैं इसे किसी भी तरीके से हवा में घुमा के, चाहे अराउंड दिस एक्सिस, या तो इस एक्सिस के अराउंड या इस एक्सिस के अराउंड, किसी भी एक्सिस के अराउंड, सोचो मैं इसे घुमा के इसमें बदल सकता हूं क्या? 2 मिनट थोड़ा सा सोचो। जैसे मैं बोलता हूं कि बेस्ट वे क्या है पढ़ने का, कि हर 10 मिनट बाद ये सोचना कि इस लाइन का क्या मतलब है, या मैंने अभी क्या सीखा। तो अभी तक आपने ये सीखा है कि स्टीरियो आइसोमर, आइसोमर के आगे जो भी लिखा होता है वो डिफरेंट होता है, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। फिर हमने देखा कन्फर्मेशन में स्पेस में अरेंजमेंट फिक्स हो रहा था, रोटेशन अराउंड बॉन्ड नॉट बाय मॉलिक्यूल। बॉन्ड का रोटेशन हो रहा था जो कि सिग्मा बॉन्ड में होता है। ये मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, ये रिकैप था इसलिए नहीं किया वहां पे। इसके बाद ये भी हम लास्ट स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में कि इसको अगर इसमें चेंज करना है तो सोचो कैसे हो सकता है।
क्या इसे हवा में किसी भी तरीके से रोटेट करके कर सकते हैं? नहीं। फिर दूसरा दिमाग में आता है कन्फर्मेशन की तरह ऐसा करते हैं ना, इसको भी क्या करें, रोटेट करवा देते हैं बॉन्ड को। तो दिमाग में आता है कि यस, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर हम रोटेट कर दें इसको तब तो ये स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा CH3 और नीचे H। ठीक है, मतलब जैसे कन्फर्मेशन में किया है वैसे यहां कर देते हैं, इसको फिक्स करते हैं, इसको घुमा देते हैं, इसको घुमा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, कन्फर्मेशन में हो सकता है, लेकिन आप मुझसे जैसे ये बात बोलोगे मैं बोलूंगा विजुअलाइज करते हैं इस बात को। क्या करते हैं? विजुअलाइज। फिर आप बोलोगे अरे सर ये आप टफ कर रहे हो चीजों को, तो मैं बोलूंगा टफ नहीं कर रहा हूं। अगर एक बार विजुअलाइज कर लिया तो इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर हमारे लिए विजुअलाइज करना क्या हो गया? आसान। तो विजुअलाइज करते हैं, ये है पाई बॉन्ड, ठीक है, और ये जो पाई बॉन्ड है ये कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, यानी इसमें कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। अब आप सोचिए, अगर इस पाई बॉन्ड में इस तरीके से ओवरलैपिंग है साइडवेज, ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, आई होप विजुअलाइज कर पा रहे हैं हम ढंग से। तो बताओ, जब ये रोटेट होगा, इसको फिक्स करेंगे और इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे तो क्या अरेंजमेंट कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा? ये तो ऐसे रह जाएगा इस एक्सिस पे, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ऐसे होगा और इसको टूटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये थोड़ा सा परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एक्सिस पे। क्या अब ओवरलैपिंग हो पाएगी? क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि दो पाई बॉन्ड है, अगर आप घुमाने की कोशिश करोगे पाई बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब एल्कीन एल्कीन नहीं रहेगा। तो मैंने दो बातें सोची, पहला कि मैं इसको हवा में कुछ घुमा फिरा के कर दूं 90 डिग्री 180 डिग्री, लेकिन मैं इसको कैसे भी घुमाऊं, मैं हवा में इसको कैसे भी घुमा लूं, मैं ऐसा नहीं बना पा रहा हूं। फिर मैंने सोचा ठीक है, इसको फिक्स करके इसे घुमा देता हूं, लेकिन दिक्कत आई, ये जो बॉन्ड है ये हवा में अलग अलग होने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ढंग से विजुअलाइज करना बच्चों। अब जब ये हवा में विजुअलाइज कर रहे हैं तो हमें समझ आया ये पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, ओवरलैपिंग टूट गई, यानी ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करेंगे? अब तो एक ही तरीका है, क्या? तो वो तरीका क्या है, जैसे ऐसे कहते हैं कि हम क्या करते हैं, बॉन्ड तोड़ देते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ के इधर और इस बॉन्ड को तोड़ के इधर। अब देखो, मैंने तुम्हें ये बात बोली, इसको तोड़ के इधर उसको तोड़ के इधर, ये बात तुम्हें तुरंत समझ आ गई, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें ये बात समझना है, इसलिए मैं मुश्किल भाषा का प्रयोग करूंगा। मैं कहूंगा ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है। अब तुम घबरा जाओगे, ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर क्या होता है? ये बिल्कुल वैसे ही बच्चों का है जैसे बोलता हूं नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, और लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड सुनते ही तुम समझ जाओगे कि क्या होता है, इसीलिए मैं बॉन्ड ऑर्डर बोलूंगा, बिकॉज आई वांट टू इम्प्रेस यू, सो आई हैव टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, because if you want to impress someone complicate things and if you want to help someone simplify things, but मुझे पहले impress करना बहुत जरूरी है, तो मैंने ऐसे मुश्किल भाषा का प्रयोग किया कॉन्फ़िगरेशन। फिर थोड़ी देर बाद बताया अरे क्यों डर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग। जहां भी ये यूज हो समझ जाना कि वहां पे बॉन्ड टूटा है, यानी कि जहां कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर है वहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग है, और बॉन्ड ब्रेकिंग कॉज डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, और बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से ही डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, तो अब दिमाग में आता है क्या ये सिर्फ एल्कीन में होता है? तो देखो बच्चों, मैं यहां तक आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका था, बट क्योंकि बच्चों ने मुझे बोला सर और सिंप्लीफाई करके बताओ, तो मैंने कहा मैं रिकैप में सिंप्लीफाई किया करूंगा, क्योंकि एक्चुअल में आपको लेक्चर देखने के बाद ये भी तो सोचना है व्हाट आई गेन आउट ऑफ इट। अब मैं 15 मिनट के या आधे घंटे में सिर्फ यही बता पाऊँ व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फिगर, हालांकि यहीं पे आप सीख जाते हो, क्योंकि यही एक डाउट है जो परेशान करता रहता है, बट स्टिल तो मैंने सोचा रिकैप में बहुत ही डेप्थ ऑफ बेसिक से लेके चला जाए। देखो बेसिक कभी टफ नहीं होते, तो
तो मैंने सोचा कि अब 9th का बच्चा अगर पढ़ रहा होगा तो कैसे क्या क्या सोच रहा होगा, तो ये मैंने उस तरीके से फर्स्ट ये 10 मिनट्स या कितनी देर हो गई है 15 मिनट्स मैंने इस पे बात की है। अब कन्फिगरेशनल आइसोमर में अगर हम बात करें तो कन्फिगरेशनल आइसोमर कितने टाइप के होते हैं? तो एक तो होता है ज्योमेट्रिकल, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और जो अभी हमने देखा भी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बॉन्ड ब्रेकिंग से ही डिफरेंट कनेक्ट वो हो जाएगा, अरेंजमेंट, कनेक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के बाद भी दोनों का आईयूपैक नेम सेम रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये सिर्फ क्यों क्रिएट हो रहा है, तो मेन रीजन है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर के पार्ट है तो ये तो क्लियर है कि आईयूपैक नेम सेम होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल में एक तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, दूसरा लेंथ चेंज हो जाती है दो ग्रुप के बीच में, एंड तीसरा आईयूपैक नेम सेम रहता है। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, व्हाट डज ऑप्टिकल आइसोमर, तो हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर पे भी। तो ऑप्टिकल आइसोमर क्योंकि स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है। ठीक है, और ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, ऑप्टिक्स का मतलब कहीं ना कहीं विजन से है, जो कि लाइट की वजह से है। हम सब जानते हैं कि हमें जो भी दिखाई दे रहा है वो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, जो ये पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स से रेज टकरा रही हैं, लाइट रेज, वो क्या हो रही हैं, डिफ्रैक्ट हो रही हैं। तो डिफ्लेक्ट होने की वजह से हमें वो दिख रहा है, या रिफ्रैक्शन कह सकते हो। तो हमें ये सारी चीजें दिख रही है, जैसे कि अगर जीरो डस्ट है और लाइट है और कैन पास, तो वो अंधेरा ही रहेगा। तो जो भी दिख रहा है किसकी वजह से दिख रहा है, क्योंकि लाइट टकरा रही है और स्कैटर्ड हो रही है। यस, दिस इज द करेक्ट वर्ड, स्कैटरिंग की वजह से। तो ऑप्टिकल आइसोमर में बेसिकली क्या है, आइसोमर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स ऑप्टिक्स। ठीक है, अब ऑप्टिक्स क्या होता है, लाइट का बिहेवियर। तो लाइट टकराएगी तो कुछ डिफरेंट बिहेवियर होगा, तो इसमें भी यही होता है, लाइट जब कंपाउंड से लाइट टकराती है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब वो स्कैटरिंग लेवल पे नहीं होते बट कुछ चेंजेस होते हैं। तो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकल आइसोमर में डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की तरफ मिला। ठीक है, अब चीजों को बहुत आराम से और बेसिक से समझते हैं, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये किसका टाइप है, कन्फिगरेशनल आइसोमर, यानी स्पेस में अरेंजमेंट सेम होगा, आईयूपैक नेम सेम होगा, लेकिन बॉन्ड तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने देखा 1, तो यहां पे आ गया OH और ये हो गया H, और हमने मान लिया ये COOH, ये कंपाउंड है और ये टेट्राहेड्रल है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो कंपाउंड है ये आप समझो ऐसे है कि दो बॉन्ड बोर्ड के प्लेन पे है। ठीक है, और जो OH है वो आपका बोर्ड से बाहर आ रहा है और H जो है वो बोर्ड के पीछे जा रहा है। क्लियर है, बहुत देखो बहुत समझने की जरूरत है। मैं चाहता हूं इसका विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन में पूरा हो, यानी ये कैसा स्ट्रक्चर बनाया मैंने, व्हाट माय दिस फिंगर। अभी ऐसे देख रहे हो तो तुम्हें स्क्रीन पे ऐसे प्लेन पे नजर आ रहा होगा बोर्ड पे, और अगर ऐसे करूंगा तो क्लियरली दिख रहा है कि एक फिंगर तुम्हारी तरफ आ रही है, जो मैं अभी हिला रहा हूँ तुम्हारी तरफ आ रही है, फिर जो मैं बाद में हिलाऊंगा ये तुमसे दूर है। थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ ताकि दिखे, ये दूर है ये तुम्हारी तरफ है। ठीक है, ऐसे बनाऊंगा तो प्लेनर है, ऐसे बनाऊंगा तो एक तुम्हारी तरफ एक तुमसे दूर। तो ये अरेंजमेंट वही है। यहां पर एक तो बॉन्ड ऐसे है लाइक दिस, ये मैंने इसको ऐसे कर दिया, और एक इस फिंगर की तरह है। एक OH है, ये OH है तुम्हारी तरफ आ रहा है और ये तुमसे दूर जा रहा है। ठीक है, ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं इसको अगर मैं घुमाऊंगा तो क्या क्या बन सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपका ऑप्टिकल आइसोमर में जो मेजर डाउट आता है ना, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देख पाते, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देख पाते, उसका रीजन ये कि हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। तो ये मैं बोलूंगा कि आप स्ट्रक्चर को कि 4 फॉर्म को जरूर विजुअलाइज करो। जैसे एक फॉर्म ये है, ठीक है, फिर एक दूसरी फॉर्म ये भी विजुअलाइज करो कि यहां पर
हमने बोल दिया OH और H। और आपको एक बात और समझनी है, पेपर पे जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, इसको मैं ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, एक ही बात है, ये डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये जो OH है वो अबव द प्लेन है और ये जो H है ये बिलो द प्लेन है। ऐसे ही जो OH है वो अबव द प्लेन है और H बिलो द प्लेन है। तो मैं बोर्ड पे चाहे इसको ऊपर बनाऊं नीचे बनाऊं कोई फर्क नहीं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज सेम। प्लस मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप समझो कि ये दो बॉन्ड प्लेन पे हैं, लाइक माई दिस फिंगर। ठीक है, और उसके बाद OH आपकी तरफ आ रहा है, तो जैसे ये स्टाइलस आपकी तरफ आ रहा है, और उसके बाद H पीछे जा रहा है जैसे ये पीछे जा रहा है। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो दिस इज माई फिंगर लाइक दिस, और उसके ऐसे हो जाता हूं। हाँ, ये सॉरी ये है, दिख रहा है आपको। तो अब ये जो OH है, अच्छा नहीं मैं ये वाला बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला बना रहा हूँ, ऐसे हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये बना रहे हैं, दिस माई फिंगर इज, ये सॉलिड लाइन ये सॉलिड लाइन। अब एक OH तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये स्टाइलस, एक तुमसे पीछे जा रहा है, ये आपको इमेजिन करना है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ऐसे ही आप ये वाला स्ट्रक्चर भी इमेजिन करो कि ये कैसा होगा। इसका मतलब बोर्ड पे दो बॉन्ड है, एक तुम्हारी तरफ आ रहा है और एक तुमसे पीछे जा रहा है। मतलब पॉइंट वही है कि आप पेन लेके पेन से ये चारों स्ट्रक्चर बनाएं। तो दिस स्ट्रक्चर, दिस, दिस। अब इसके बाद एक ही पार्ट है जो और आपको विजुअलाइज करना है, वो ये कि अब यहां पे दो बॉन्ड है, एक तुम्हारी तरफ आ रहा है और एक तुमसे दूर जा रहा है। मतलब टेट्राहेड्रल में दो वी होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के बाद मैं आपसे बोलता हूं कि आपको यह भी समझना चाहिए कि इसको मैं कैसे भी बनाऊं, OH को मैं कहीं भी लिखूं, इट इज सेम। कहीं भी लिखूं ये क्या है, सेम है। ऐसे ही यहां पे है, OH को कैसे भी लिखा जाए, अगर वो वेज पे है तो बात एक ही है, क्योंकि वेज का मतलब होता है आपकी तरफ। अब ये भी आपकी तरफ है और ये भी आपकी तरफ है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे ये H भी आपसे पीछे है और ये भी आपसे पीछे है, चाहे मैं बोर्ड पे ऊपर बनाऊं या नीचे। और ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये दो बॉन्ड तो आप तुरंत विजुअलाइज करो, ये बोर्ड पे है। ठीक है, ऐसे ही आप यहां भी ऑब्जर्व करो कि ये बोर्ड पे है। ओके, तो और ये आपकी तरफ आ रहा है और ये आपसे पीछे जा रहा है। ऐसे ये इमेजिन करो ये दो बॉन्ड बोर्ड पे हैं। अब जो OH है वो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ बाहर, इस तरफ नहीं आ रहा, देखो ये आ रहा होगा इस तरफ। ठीक है, मतलब बाहर की तरफ आप इस तरफ, और ये जा रहा होगा उस तरफ, आपकी तरफ उस तरफ जा रहा हो। क्लियर? मतलब अगर मैं मान लो यहां खड़ा हूं तो मैं बोलूंगा ये OH मेरी तरफ बाहर आ रहा है, और अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मैं बोलूंगा ये OH उस बाहर आपसे दूर, मेरे से दूर बाहर की तरफ जा रहा है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चार फॉर्म है। लेकिन अगर मैं बताऊं, मैं इसको घुमा के आपसे, पहले तो मैं बोलूंगा स्क्रीन रोकना और सोचना, क्या मैं इस स्ट्रक्चर को घुमा के इन तीनों पार्ट में चेंज कर सकता हूं? तो आप बोलोगे यस, चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं, देखो जरा बोर्ड पे, ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे घुमाया तो बन गया है। ठीक है, लेकिन अभी क्या कहते हैं, मेरे को COH की पोजीशन भी बनानी चाहिए थी, तो मैं ऐसा करता हूं, ये COH भी बना देता हूं, COOH। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा कि एक बार दोबारा बना दिया जाए, COOH H। फिर उसके बाद इसको जब हम यहां पे ले आए तो COOH और H। और मुझे लगता है हम सब इस बात से सहमत हैं कि अगर मैं इसको हवा में ही घुमा दूं, चाहे 90 डिग्री, दो बार 180 डिग्री या 360 डिग्री, तो ये तीन फॉर्म मिल जाएगी। मतलब दिस इज अ वेरी फंडामेंटल, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि ये जो कंपाउंड है, ठीक है, अगर इसका मैं थोड़ी देर के लिए कलर बदल देता हूं, अगर मैं इस कंपाउंड को घुमाऊंगा तो ये अलग अलग कलर के ये कंपाउंड्स बना लेंगे।
मतलब 4 डिफरेंट कलर के जो कंपाउंड आपको नजर आ रहे हैं, ये सब क्या है? यही है। बोलो, ये चीज समझ आती है? यहां तक हमने सीखा कि कंपाउंड को हवा में बदलें तो वो सेम रहता है और वो स्टीरियो आइसोमर नहीं होता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत ही ऑफलाइन में बच्चा मुझे पूछता है, सर यहां भी तो हवा में नहीं घुमा रहे थे कन्फर्मेशन में, तो मैं बोलूंगा कन्फर्मेशन में हवा में नहीं घूम रहा है, एक फिक्स है, बॉन्ड के अराउंड दूसरा घूम रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको वैसे ही हवा में घुमाता रहूं, कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं है। डिफरेंट अरेंजमेंट तभी माना जाएगा जब वो हवा में घूम के डिफरेंट पोजीशन लेगा। तो ऐसे ही मैंने इसको हवा में कैसे भी घुमा लूं, 90, 180, इवन कैसे भी फ्लिप, जैसे मैं बोलूंगा इसको, अगर आप कहोगे कि सर आप इसको ऐसे घुमाओ, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, यहां ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे ले चलता हूं। ठीक है, क्योंकि ये इतना छोटा डाउट है कि क्लास में इसे बच्चा सुनता ही नहीं है। आई डोंट नो, मतलब कोविड के बाद से मैंने एक चीज देखी है, क्लास में बच्चा सुन ही नहीं रहा है, या सुन रहा है तो बस देख रहा है, समझ नहीं रहा है। कितना ही बोलो यस सर बोल देगा, ज्यादा पीछे पढ़ो। लेकिन यू हैव टू पुश योर सेल्फ टूवर्ड्स नीट और जेई लेवल। देखो, आपको कोई टफ नहीं पढ़ा रहा है, सब जेई नीट लेवल ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, आप वो देखो प्रीवियस ईयर में उस पर क्वेश्चन जरूर आए हुए। तो अब आपको अगर उस लेवल में पुश कर रहे हैं तो ये मत सोचना जबरदस्ती मुश्किल पढ़ा रहे हैं। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये बात समझ में आती है ना, आपको पूरा ऑप्टिकल आइसोमर आसान लगने लगेगा। तो देखो, अब अगर आप मुझसे बोलते हो कि सर आप ऐसा करो, इसको ऐसे घुमा दो, अभी तक तो आपने पूरा स्ट्रक्चर घुमाया था, अब मैं कह रहा हूं इसको इस सेंटर के अराउंड ऐसे घुमा दो। ठीक है, घुमा देते हैं, आप कह रहे हो तो अब इसे मैंने घुमा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब मैं इसको ऐसे हवा में घुमाऊंगा तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जब मैं इसको हवा में घुमाऊंगा, OH इधर था, H इधर था और COH इधर था, तो हवा में घुमाऊंगा तो क्या होगा? तो मैं पूछूंगा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो OH है पीछे है ना, OH ये आगे आ जाएगा। मैं कहूँगा शाबाश, बिल्कुल सही बात कही तुमने, बिल्कुल सही बात है ये, कि ये जो H है वो तो आ जाएगा, OH जो आगे था वो चला गया पीछे। बोलो सोच पा रहे हो उस बात को, कि ये जो कंपाउंड था सिर्फ OH और H, देखो ये जो मेरी फिंगर है ये OH और H बता रही है, थोड़ा स्क्रीन पे ऐसे ही, हाँ ऐसे ही समझ लो। अब अगर मैं इसे घुमा दूंगा तो अब ये फिंगर आगे आ गई, तो OH जो आगे था इसे घुमाया तो वो पीछे चला गया। ठीक है, वो कहां चला गया? पीछे। और H जो पीछे था वो कहां आ गया? आगे। कहां आ गया वो? आगे आ गया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि दिस इज एंगल ऑफ रोटेशन। ये कौन सा पॉइंट है? रोटेशन का। क्या और भी कुछ चेंज होगा? हाँ सर भूल गए आप, ये भी तो होगा, ये जो COH है ये चेंज कर लेगा अपनी पोजीशन, ये इधर आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है। आप बताओ, इसको अगर घुमा दूं तो यही बन रहा है ना, यस और नो? तो ये और ये सेम हुए, यस और नो? आप बोलोगे बिल्कुल सेम सर, क्योंकि बस हवा में ही तो घुमाया है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, ये तुम सीख गए। फिर एक और इसी पे डिस्कस किया जाए, एक पार्ट और। अब एक बच्चा क्लास में बोलते है सर ये तो आपने वैसे घुमाया जैसा आप चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूं जैसे मैं कहूं वैसे घुमाओ। मैंने कहा कैसे घुमाना है बताओ? कहते सर ऐसे घुमाओ। मैंने कहा ऐसे? कह रहे मतलब पहले आपने मॉलिक्यूल ऐसे घुमाया था ना, अब इस एक्सिस के अराउंड ऐसे घुमा दो। मैंने कहा ठीक है, आप जैसा कह रहे हो वैसा कर देते हैं। ठीक है, तो ये COH है और अब हमने इसको कैसे घुमाया है? ऐसे। तो आप समझो, OH, ये आगे वाला स्टाइलस लगा देता हूं आगे वाली फिंगर पे ताकि आप समझ जाओ कि ये जो है स्टाइलस वाली फिंगर, दिस फिंगर इज आगे वाली फिंगर। ठीक है, और ये पीछे वाली मिडल फिंगर जो है पीछे है। तो ये OH है आगे और ये H। अब वो कह रहा है कि आप इसको घुमाओ कैसे? कंपाउंड को आपने पहले घुमाया था ऐसे, अब आप कंपाउंड को घुमाओ ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, यानी कि अब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, तो अब आप सोचो OH अभी आपकी तरफ है, अगर इसको नीचे घुमाऊंगा तो क्या होगा? तो बिल्कुल सही बात है, ये जो OH है, आई होप आप सोच पा रहे हो, और ताकि बहुत ढंग से सोच पाओ इसलिए मैं इसको ऊपर ही बना रहा हूं। जब आपने इसे घुमाया तो ये जो नीचे वाला पार्ट था वो चला गया ऊपर,
ठीक है, मैंने इसको ऐसे फ्लिप कर दिया, तो फ्लिप जब किया तो COH चला गया ऊपर और ये CH3 चला गया ऊपर। अब जो OH आगे था वो कहां चला गया, पीछे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे था ये, और इसको मैं ऐसे कर दूं तो आप देखो जो पीछे वाली फिंगर है ऐसे करने पे आगे आ गई ना। बोलो बोर्ड पे, अभी मैं यहाँ रिकॉर्डिंग पे इतना ही समझा पाऊंगा कि जैसे ये तुमसे दूर है, अगर मैं इसको घुमा दूंगा तो ये तुम्हारी तरफ आ जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये OH जो है ये पहले तुम्हारी तरफ था, घुमा दिया तो पीछे आ गया, और ये H इधर आ गया, ठीक है। दिस इज द चेंज, ये एक चेंज हुआ है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा क्या ये दोनों सेम है? हाँ सर सेम ही है, क्योंकि हवा में ही तो घुमाया है। तो बिल्कुल सही बात है, ये और ये सेम है, ये और ये भी क्या है, सेम है। तो इसी तरीके से हर तरह से घुमा के देखा गया, और जब घुमा के देखा गया तो एक बात पता चली कि जब हम किसी कंपाउंड को घुमाते हैं ना पूरा पूरा, जैसे जस्ट ये मैंने पूरा घुमा दिया है 180 डिग्री, ठीक है, कितना 180, क्योंकि 90 घुमाना कोई सेंस नहीं बनाएगा। बाकी तुम घुमा सकते हो, देखो मर्जी तो तुम्हारी है, घुमा सकते हो, बट वो उससे आपको समझ भी आ रहा है कि बहुत ज्यादा पता नहीं चलने वाला है। क्योंकि इसे अगर आपने 90 डिग्री घुमाया, 90 पे क्या होगा कि ये प्लेन हो जाएगा, यानी ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, प्लेनर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। कैन यू विजुअलाइज दिस? मतलब कि अगर इसको आप 90 डिग्री पे घुमाओगे, मैं कोशिश करता हूं बोर्ड पे बनाने की, अगर आपने 90 घुमाया, ठीक है, अब वो 90 मैंने घुमाया है इस तरफ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री घुमाने पे OH जो है वो घूम के आ गया इधर, और जो H पीछे था वो आ गया बोर्ड पे। अब देखो जो तुम्हारी तरफ था और जो तुमसे दूर था दोनों अब बोर्ड पे आ गए। अब ये जो है COH जो इस तरफ था वो आ जाएगा तुम्हारी तरफ, और इधर जो मिथाइल ग्रुप था वो चला जाएगा तुमसे दूर, ठीक है, क्लियर है चीज? तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ये है 90 डिग्री रोटेशन, और ये था हमारा 180 डिग्री रोटेशन, कि मैंने पूरा स्ट्रक्चर ही जो ऐसा था उसको फ्लिप किया ऐसे। रोटेट कैसे कर सकते हो? अगर रोटेट करने पे ऐसे कंपाउंड्स बन रहे हैं तो ये सेम है, लेकिन अब कैसे, क्या यही करते रहेंगे, क्या रोटेट करते रहेंगे? कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, तो ऐसा तरीका ढूंढा गया, और हमने देखा ये जो भी स्ट्रक्चर सेम थे उनमें एक कॉमन बात थी। क्या कॉमन बात थी? देखो हमने देखा 180 डिग्री रोटेशन के बाद जो ये दो स्ट्रक्चर बने थे ये एक दूसरे की मिरर इमेज थे। क्या थे? मिरर। मान लो ये क्या है, मिरर है। अब आप खुद सोचो, ध्यान से सुनना, अगर मैं शीशा लगा दूं, देखो ये बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बस आप सोचना। हम देखो थिंकिंग इज अ एनर्जेटिक एंड अ बिट टफ, थोड़ा सा टफ, क्योंकि आदत में नहीं होता। थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर इधर एक शीशा लगा है और मैं खड़ा हूं, और मैंने शीशा यहां लगा रखा है, अपने आगे नहीं, यहां साइड में, तो अगर मैं यहां पे शीशा लगा दूंगा तो जो मेरा लेफ्ट है मिरर इमेज वो राइट बन जाएगा, और जो मेरा राइट है वो मिरर इमेज में लेफ्ट बन जाएगा। बोलो सही है या नहीं? यानी कि यहां पर अगर मैं मिरर में देखूंगा, ध्यान से देखना, मिरर में जो मेरा ये राइट है वो लेफ्ट बन गया, और जो मेरा लेफ्ट है वो राइट बन गया। ऐसे ही जो मिरर में क्या होगा, यहां साइड में मिरर लगा हुआ है, अब मिरर में जो चीज आगे दिखेगी वो मिरर में पीछे दिखेगी, और जो चीज पीछे होगी वो मिरर में क्या दिखेगी, आगे दिखेगी। तो मिरर इमेज में क्या होता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, आगे वाला पीछे हो जाता है। तो हमने एक तरीका ढूंढा, अगर दो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है और सुपर इम्पोज भी कर दें, सुपर इम्पोज मतलब जैसे ये मेरा हाथ है, इसकी मिरर इमेज ये है, इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये कवर नहीं कर रहे, इसका मतलब इसकी जो ये मिरर इमेज है ये दोनों सेम नहीं है। बात भी सही है, मेरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सेम नहीं, आइडेंटिकल नहीं है, ये अलग है और ये अलग है।
इधर थंब इधर है और इधर थंब इधर है, अगर ये वाला थंब मेरा यहाँ होता तो दोनों हाथ सेम मान लेता। तो मैं कह सकता हूँ मेरा हाथ जो है वो सेम नहीं है, राइट लेफ्ट। तो मिरर इमेज में इमेज को उठा के उसके ऊपर रख दो, अगर वो एग्जैक्टली कवर कर ले, जैसे मेरा हैंड नहीं कर रहा, कवर कर ले तो आइडेंटिकल है, नहीं कर रहा तो नॉट आइडेंटिकल। ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप आफ्टर दिस लेक्चर या इस लेक्चर को अभी रोक के 15 मिनट बाद, बिकॉज रिकॉल भी करना है क्या सीखा। तो अगर देखें तो इस 15 मिनट में हमने सीखा कि कंपाउंड को 90 डिग्री रोटेट करो और 180 डिग्री रोटेट करके बनाओ। फिर हमने ये देखा कि 180 डिग्री रोटेशन पे जो कंपाउंड बनता है वो एक दूसरे की सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है। क्या होता है? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्योंकि देखो आप सबको पता है केमिस्ट्री में पहले थ्योरी आती है फिर प्रैक्टिकल। जैसे पहले थ्योरेटिकली एवोगैड्रोस नंबर आया है, कार्बन 12 आइसोटोप से बाद में दिखाया है, ठीक है, पहले डेफिनेशन आ गई, फिर थ्योरेटिकली फॉर्मल चार्ज आया, प्रैक्टिकली ऑक्सीडेशन स्टेट आया, केमिकल काइनेटिक या स्ट्रक्चर ऑफ एटम ले लेते हैं, पहले थ्योरी आई, थॉमसन मॉडल आया, फिर प्रैक्टिकली रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर और प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट हुए तो अब वेव मैकेनिकल मॉडल चल रहा है। तो पहले थ्योरी आती है। तो पहले इस कंपाउंड्स को देखा गया और ये माना गया कि अगर दो कंपाउंड एक जैसे हैं तो वो एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। क्या है? मिरर इमेज। मिरर इमेज, अब आप खुद सोचो, अगर मैं मिरर के ऊपर खड़ा हो जाऊं या आप मिरर के ऊपर खड़े हो जाओ, तो जो मिरर में आप देखोगे वैसे तो आपका सिर ऊपर है और पैर नीचे, मिरर में देखोगे तो पैर ऊपर दिखेगा, सिर नीचे दिखेगा, राइट। सेम में अगर शीशा मेरे ऊपर लग जाए तो वैसे सिर मेरा ऊपर है, उस मिरर में मेरा सिर नीचे दिखेगा और पैर पीछे की तरफ। तो इसमें भी ऐसा ही होने वाला है कि अगर आप मिरर में किसी चीज को देखोगे, ठीक है, तो जो चीज ऊपर है वो नीचे हो जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगी, और ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और अगर कभी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज में डाउट आए तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, घुमा के खुद भी देख लेते हैं, विजुअलाइज करने की आदत पड़ जाए तो। वैसे और भी तरीके हैं जो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। आज इतना ही करते हैं कि हम स्ट्रक्चर में ये बात समझ पाए। तो मैं आपसे ये बोलूंगा, हालांकि ये रूल नहीं है, लेकिन जब थ्योरी डेवलप हो रही थी तो थ्योरेटिकली, ठीक है, तो मैं बोलूंगा थ्योरेटिकली ऐसा था, थ्योरेटिकली कंपाउंड हैविंग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, कंपाउंड हैविंग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जो कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल होते थे उनको तो हम आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल मानते थे। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर नॉन आइडेंटिकल, उन्हें क्या माना जाता था? नॉन आइडेंटिकल, ठीक है। फिर एक चीज और देखी गई कि जब भी किसी कंपाउंड को घुमाते थे और वो एक दूसरे की मिरर इमेज बनते थे, वो तभी बनते थे जब वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होते थे। देखो ध्यान रखना, मैं थ्योरेटिकली लिख रहा हूं क्योंकि एक्चुअल रीजन तो जब बाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ही आया और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बट अभी थ्योरी चल रही है। तो थ्योरेटिकली बोर्ड पे कंपाउंड को देख के कैसे पता लगाया जा रहा था? पहले नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाई जा रही थी जो कि नॉन आइडेंटिकल थी, फिर उसके बाद में बोला गया कायरल सेंटर। अगर किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर है तो थ्योरेटिकल वो भी एक अप्रोच थी। तो थ्योरेटिकल अप्रोच क्या थी? दैट इज कार्बन एटम अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। लेकिन ये बात भी बाद में पता चला कि ये तभी तक सही है जब तक एक ही कायरल कार्बन है। एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो ये भी श्योर शॉट नहीं होता, यानी फिर ऐसा भी हो सकता था कि कंपाउंड जिसमें 2 कायरल कार्बन है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते थे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये ट्रू किसके लिए था? बाद में पता चला कि ट्रू फॉर 1 कायरल कार्बन इन अ कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तभी ये बात ट्रू थी। ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच थी, लेकिन इससे हमारा काम चल रहा था और हम आज भी चलाते हैं। सीधे नॉन सुपर इम्पोजेबल या सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना लेते हैं। अब
मैं आपसे बोलता हूं, ठीक है, मैं आपसे बोलता हूं कि यहां मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया दोबारा से COOH, ये है OH और ये है H, ठीक है। अब मैं एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं, या यहीं इसके सामने बना देता हूं। अब मैं एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इधर बना दे रहा हूं मैं OH H और इधर OH। अब मैं चाहता हूं विजुलाइज करो, सोचो, 4 पेन जोड़ो, इमेजिन करो, पुश करो अपना लेवल नीट और जेई मेंस तक ले जाने का, और मुझे सोच के बताओ कि कितने डिग्री एंगल रोटेशन पे, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो, ठीक है, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो, कितने डिग्री रोटेशन पर ये जो है, चाहे वो 90 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, ठीक है, 360 तो यही आ जाएगा, कितने डिग्री चाहे वर्टिकल, यानी 4 पॉसिबिलिटी है, घुमाऊं तो ये कंपाउंड मिल जाए। दिस इज योर वर्क। सुनो, ये एक थ्योरेटिकल और एक फंडामेंटल डेवलप करने की कोशिश की है मैंने इस लेक्चर से। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है या यहाँ तक सब समझ आया है, प्रॉपर विजुलाइज कर पा रहे हो, मेरा अगला लेक्चर तभी देखना। नहीं तो टोटल अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो इसको क्लियर करो तब, और कमेंट में लिखो अगर कोई बात या कोई माइन्यूट ऑफ द मूवमेंट या मिनट नहीं समझ आया, माइन्यूट ऑफ द मिनट ज्यादा सही है, MOM, तो कोई MOM नहीं समझ आया हो माइन्यूट ऑफ द मिनट, तो वो कमेंट करो, ठीक है, कि कौन सा नहीं समझ आया। मिनट ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, मिनट ऑफ क्लास, ये सही है। तो जो भी समझ नहीं आया वो प्लीज कमेंट करो, और जब ये ढंग से समझ आए तभी अगला लेक्चर आप क्लिक करना, नहीं तो बस ब्रेन में कंटेंट आता जाएगा। वही बात है कि हम क्या करेंगे, ईट तो खूब सारा कर लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब आपका काम है सोचना। अभी 15-20 मिनट ब्रेक लो, पानी वानी पियो, खाली बैठो, और उसके बाद ये पूरा सोचो अगर क्लैरिटी नहीं है, और जो जो डाउट आए कमेंट कर दो बिना सोचे, ठीक है। और अगर समझ आ गया है तो फिर अगला लेक्चर जिसमें एक्सपेरिमेंटल कनेक्ट करेंगे उस पर क्लिक करो, बट आफ्टर टेकिंग अ 15 to 30 minute break. Till then, keep practicing. Thank you.